गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ये बीए सेकंड ईयर की सेकंड यूनिट का टॉपिक है। तो उसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि कौन से मुगल बादशाह थे जिनके समय में मुगल प्रशासन अपने जो है ऊंचाइयों को प्राप्त किए था, और कौन से मुगल बादशाह थे जिनके समय में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, और पतन के लिए जो है कौन से कारण जिम्मेदार रहे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम, ये मुगल बादशाह थे। और यहाँ पे यदि हम औरंगजेब तक की ही बात कर लें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत में हो गया था, 21 सूबों में विभाजित था। तो इतना लंबा चौड़ा जो साम्राज्य इन्होंने बनाया था उसको संभाल पाना इनके उत्तरवर्ती जो इनके उत्तराधिकारी थे उनके लिए जो है कोई आम बात नहीं थी। तो इस लंबे चौड़े साम्राज्य को वो कैसे संभाले, यदि वो योग्य होंगे तो उसको और भी जो है प्रसार प्रसार की ओर ध्यान देंगे और जो है उसको वो संभाल पाएंगे। लेकिन यदि वो अयोग्य होंगे तो उस बने बनाए साम्राज्य के बिखराव में भी वो जो है कोई योगदान नहीं दे पाएंगे, अपितु उसका बिखराव हो जाएगा। तो यहाँ पे औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई तो उत्तर और दक्षिण भारत के इतने लंबे चौड़े साम्राज्य का जब राजा बहादुर शाह बना, तो बहादुर शाह उस समय जो कि अधेड़ उम्र को पार कर चुका था, 55 वर्ष का था, बूढ़ा हो चुका था। तो कितनी आगे राज गद्दी पर बैठ करके कितनी तरक्की कर सकता था और कितनी आगे उसको प्रसार प्रसार करने में उसकी क्या भूमिका रह सकती थी। तो इसके बाद जैसे इसने उत्तराधिकार का युद्ध जीत करके ये बादशाहत पाई थी और कामबख्श इनका नाम था, तो 5 साल इसने राज किया और उसके बाद जो है जहांदार शाह राजा बना। जहांदार शाह ने 1 साल ही राज किया और बीमारी के कारण वो क्षय रोग से जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फर्रुखसियर राजा बना और सैयद बंधुओं के सहयोग से जो है रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला 2-2, 4-4 महीने के लिए शासक बने। उनके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने काफी समय शासन किया। उसके शासनकाल में नादिर शाह के आक्रमण हुए। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के विघटन को, उसके पतन को और नजदीक ला दिया, क्योंकि उस समय में काफी तहस नहस हुआ और मुगल साम्राज्य गुटों में तो बट ही गया था। गुटबाजी तो थी ही, दरबार में जो है गुटबाजी के तहत जो अमीरों के आपसी गुट बन गए थे, चाहे वो ईरानी और तुरानियों के थे, चाहे वो राजा के समर्थक या उसके ईर्ष्यालुओं के थे। तो इस प्रकार से उस गुटबाजी के चलते धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो उसके बाद अहमद शाह के समय में हुए विभिन्न हरास, आलमगीर द्वितीय के समय में हुए हरास और अकबर द्वितीय, और फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो गया। उसका जो है पतन ही नहीं अपितु बिल्कुल ही उसका खात्मा हो गया। तो इस प्रकार से इन विभिन्न मुगल बादशाहों की हमने चर्चा की, इनके टाइम पीरियड की हमने चर्चा की। 1526 से लेकर के 1857 तक हालांकि हमने देखा है कि मुगल राज जो है काफी फला फूला, लेकिन 1526 से लेकर के 1707 का जो समय था, इसमें ही हम मुगल साम्राज्य के विकास को, उसके उत्थान को देख सकते हैं। इसके बाद का जो समय था 1707 से 1857 का जो समय रहा, उसमें हम मुगल साम्राज्य के विघटन को, उसमें आए उतार चढ़ावों को देख सकते हैं। तो इन सब के मद्देनजर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न इतिहासकार इस बारे में क्या टिप्पणी देते हैं। हम प्रोफेसर अतहर अली, प्रोफेसर जादूनाथ सरकार, प्रोफेसर इरफान हबीब, सतीश चंद्रा के विवरणों को यदि पढ़ के देखें तो वो जो है अलग अलग कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अपने अपने विवरणों में देते हैं। जैसे कि प्रोफेसर इरफान हबीब और सतीश चंद्रा इसको उस समय की जो अकबर कालीन समय में शुरू की गई मनसबदारी या जागीरदारी प्रथा को मानते हैं।
तो विभिन्न इतिहासकार अपने अपने हिसाब से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न कारणों को देते हैं और विभिन्न कारणों को प्रस्तुत करते हैं। उन सब के जो है विवरणों से जो अध्ययन हम करते हैं और उसके आधार पे हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, तो मुगल साम्राज्य के विघटन के कोई एक कारण नहीं थे, अपितु अनेक कारण थे। अनेक कारणों के चलते और समय की जो मांग थी, समय का जो क्रम था, उसमें जो है क्रमबद्धता बनती गई और धीरे धीरे विभिन्न कारणों के चलते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जो पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी उस लंबे चौड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए थे और यहाँ पे जो विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का आगमन रहा, या फिर दरबार में गुटबाजी रही, या फिर जो है उस समय की समकालीन प्रथाएं रही, तो उन सब के कारण से जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अंत में उसके अस्तित्व का ही खात्मा हो गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति के बाद, हालांकि 1857 तक इसका अस्तित्व कायम रहा और 1857 तक कायम रहे उस अस्तित्व की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो इनका समय था मोहम्मद शाह रंगीला का, उसके बाद से तो वो बिल्कुल ही जो है पेंशन भोगी हो गए थे और पेंशन के रूप में केवल दिल्ली तक ही उनका साम्राज्य रह गया था। अपितु धीरे धीरे क्षेत्रीय जो विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्र थे, उन क्षेत्रीय राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपनी जो है अलग उनकी भूमिका रही थी। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए हम विभिन्न कारणों की चर्चा करेंगे। विभिन्न कारणों के चलते जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार उस समय की मनसबदारी या जागीरदारी प्रथा थी, कि मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा का क्या योगदान रहा था मुगल साम्राज्य के पतन में। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो सबसे मुख्य जिम्मेदार कारण रहा है वो है जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट। प्रोफेसर अतहर अली, प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर सतीश चंद्रा अपने मतों के द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से ये सिद्ध किया है कि उस समय जब अकबर ने जो द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उस नव स्थापित मुगल वंश में अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य में वृद्धि के लिए जो जागीरदारी व्यवस्था शुरू की थी, जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, जिसके तहत मनसब शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, तो उसका अर्थ है ओहदा या पद। तो इस प्रकार विभिन्न अमीरों को, जो उस समय के राज्याधिकारी थे, जो उच्च कुलीन थे, उनको उनके ओहदे के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो पद दिए गए थे वो मनसबदार कहलाए थे। तो वो मनसबदार थे, वो भूमियों के मालिक थे, भू राजस्व उनकी पेय थी, उनका वेतन था। तो वो भू राजस्व जो था जागीर के रूप में दिया जाता था और जागीर किसी भी मनसबदार को जब दी गई है तो वो उसकी योग्यता के तहत दी जाती थी। मनसबदार को अपने पास एक सैनिक टुकड़ी रखनी होती थी। उस सैनिक टुकड़ी का जो खर्च का निर्वहन है वो उस जागीर में से भू राजस्व वसूल करके और उस मनसब के लोगों से वो जो वसूल करता था उससे वो अपनी सेना का खर्चा निकालता था। सैनिक टुकड़ी, प्रशिक्षित टुकड़ी जो राजा को उसके युद्ध के समय सहायता के लिए मनसबदार को देनी होती थी। तो ये प्रक्रिया अकबरकालीन समय से चली आ रही थी। फिर शाहजहां और जहांगीर के समय में भी ये ऐसे ही चलती रही। और लेकिन इसमें होता क्या था कि जो मनसबदार होते थे उनकी जागीरों का स्थानांतरण समय समय पे होता रहता था। और यहाँ पे औरंगजेब के समय तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा था। और इसमें जो है धीरे धीरे इसमें बुराई आती गई, इसमें जो है इसका विघटन होता गया, क्योंकि
जो मनसबदार थे उनको किसानों की दशा से कोई मतलब नहीं था। कृषि की वृद्धि के लिए, कृषि के विकास के लिए वो कोई ध्यान नहीं देते थे और किसानों पर वो अत्याचार करते थे और बहुत ज्यादा भू राजस्व वसूल करते थे। उनके द्वारा अधिक मात्रा में वसूल किया जाने वाला भू राजस्व धीरे धीरे किसानों के हराश का कारण बना और किसान जो है विभिन्न जगहों पे विभिन्न समयों में किसानों के विद्रोह देखने को मिले। किसानों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन होता देखा गया। तो ये सब हुआ था उन जागीरदारों के अत्याचारों के कारण, जिनसे जो है किसान दुखी थे, अपना जीवन निर्वहन वो नहीं कर पा रहे थे और वो अपने जीवन निर्वहन के लिए और उन अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए वो जगह ही छोड़कर चले जाते थे। तो इस प्रकार समय समय पे वीरान हुए गांव देखे जा सकते हैं। गांव के गांव जो है वीरान हो जाते थे। यहाँ पे जो ये व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था थी या मनसबदारी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का आगे कमी या विघटन होना हम इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब जैसे ही दक्षिण में गया, वहां जाकर के उसने दक्षिण के सूबों को जीता। दक्षिण के सूबों को जीतने के बाद जो है उसके पास एक लंबा चौड़ा साम्राज्य था। उस लंबे चौड़े साम्राज्य को वो किस प्रकार से देखभाल करे, उसमें जो है उसने क्या किया, कुछ एक जो मनसब थे या कुछ एक जागीरें थी वो मराठों को देनी चाहिए और मराठों को खुश करने के लिए जब उनको जागीरों का मालिक उसने बनाना चाहा, मनसबदार के पद उनको दिए, तो पुराने जो मनसबदार थे उनके पदों में कटौती कर दी। उनके पदों में कटौती किए जाने से वो रुष्ट हो गए और जब वो रुष्ट हो गए तो उनका जो है औरंगजेब से या उस समय के मुगल कालीन जो शासक थे, समकालीन शासकों से उनका विरोध प्रतिरोध देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने औरंगजेब की राजपूत नीति पढ़ते हुए भी ये देखा है कि विभिन्न हिंदुओं के पदों में तो कमी नहीं हुई थी, अपितु राजपूतों के पदों में कटौती करके मराठे जो कि हिंदू ही थे, मराठों को पद दे दिए गए थे, लेकिन हिंदुओं का जो परसेंटेज था, जो उनके पद थे वो बढ़े ही थे, कम नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से यही हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ भी समझना चाहिए कि उनके जो मनसब थे, उनके जो पद थे वो मराठों को दे दिए गए थे, उनमें कटौती कर दी गई थी। तो उससे जो मनसबदार थे, जो जागीरदार थे, वो रुष्ट हो गए। उनकी जो नाराजगी थी आगे धीरे धीरे करके उनका आपसी गुटों में बंटना या आपसी जो राजा के खिलाफ उनकी गुटबंदी थी उसको बढ़ावा देना, उनकी शासक से नाराजगी, शासक के प्रति समय समय पर देखे जाने वाले विद्रोह हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था के कारण भी धीरे धीरे मुगल राज जो है संकट पतन की ओर जाता रहा, अग्रसर होता रहा। तो ये जो मनसबदारी या जागीरदारी व्यवस्था थी, औरंगजेब के समय से इसमें गिरावट आनी शुरू हुई थी और बाद में जो है इसकी परिणति आगे विभिन्न जो बहादुर शाह प्रथम था, जहांदार शाह था, फर्रुख हसीना था, उनके समय में तो होना निश्चित ही था, क्योंकि वो तो निहायत ही अयोग्य शासक साबित हुए थे। तो अब जो है उन शासकों का अयोग्य होना, तो धीरे धीरे यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, जिससे ये जो बाद के उत्तरवर्ती मुगल बादशाह रहे वो केवल उनके पेंशन भोगी ही बन करके रह गए, अभी तो उनका खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया था। तो इस प्रकार से विभिन्न इतिहासकारों ने जागीरदारी संकट को भी मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण माना है। कृषि व्यवस्था के संकट, दूसरा जो कारण था वो था कृषि व्यवस्था के संकट। तो कृषि व्यवस्था जो उस समय की समकालीन कृषि व्यवस्था थी, उनको सुधारने के लिए भी समकालीन शासकों ने कोई खास प्रयास नहीं किए थे, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। जैसे कि स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं मनसबदारी या जागीरदारी संकट के बारे में, तभी हमने ये भी पढ़ा है कि जो मनसबदारी या जागीरदारी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का मुख्य आधार क्या थी? कृषि, क्योंकि कृषि कर्म ही कृषकों का मुख्य जो है आय का जरिया होता है और उनका जो है पेट भरने का जरिया होता है। तो उस समय पे कृषि कर्म ही मुख्य जरिया था।
कृषि व्यवस्था ही साम्राज्य की उन्नति, प्रगति, विकास का आधार थी और ये जागीरदारी व्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित थी। तो यहाँ पे जागीरदार कृषकों से भू राजस्व वसूल करते थे, तभी वो सेना का निर्वहन कर पाते थे और खर्च उठा पाते थे। तो यहाँ पे कृषि व्यवस्था में समय समय पर संकट आए, क्योंकि उस समय के जो भी जागीरदार थे उनके स्थानांतरण समय समय पर होते रहते थे। तो वो अपनी जागीर में कृषकों की स्थिति का अध्ययन करने की कोशिश नहीं करते थे, उनकी स्थिति के बारे में जानने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का, अत्याचारों का उनको पता था कि कर वसूल करने वाले अधिकारी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी किसी जागीरदार ने उनको नहीं रोका, कोई रोक टोक नहीं थी। तो समय समय पर कृषि व्यवस्था में आई हुई गिरावट, कृषि व्यवस्था का चरमरा जाना ही मुख्य पतन का कारण रहा मुगल साम्राज्य के। तो मुगल साम्राज्य का या मुगल शासकों का मुख्य पतन कृषि व्यवस्था में आया हुआ संकट था। कृषि व्यवस्था जो थी धीरे धीरे विखंडित होने लगी थी। कृषकों की स्थिति कोई समझना नहीं चाहता था, कृषि में सुधार कोई करना नहीं चाहता था और इस प्रकार से धीरे धीरे करों में हुई बढ़ोतरी, कृषि में आई गिरावट या उत्पादन में आई हुई गिरावट से किसानों की जो स्थिति थी और ज्यादा दीनहीन होती गई और मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो गया। तो इस प्रकार ये मुख्य कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का कि कृषि व्यवस्था में जो उस समय संकट आया था और किसानों को मूलभूत आवश्यकताओं से विहीन होना पड़ा था और उनको जो है अपने जगह छोड़ के जाना पड़ा था। तो प्रोफेसर हबीब जो है उस समय में, जैसे कि हमने देखा है कि औरंगजेब के समय में जाटों के, सतनामियों के जो विद्रोह हुए हैं, ये कृषि व्यवस्था के संकट के कारण ही हुए विद्रोह माने गए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले कारण की कि केंद्र व क्षेत्रीय संबंधों में तनाव। केंद्र व क्षेत्रीय संबंधों में तनाव। तो जो केंद्र में और क्षेत्रीय जो राज्य थे, जो छोटे छोटे सूबे थे, उनमें कैसे संबंध रहे और उन संबंधों में कैसे तनाव आए और वो तनाव कैसे पतन का कारण बने मुगल राज की। तो मुगल राज की पतन के मुख्य कारणों में विभिन्न इतिहासकारों ने केंद्र और क्षेत्रों के आपसी संबंधों का खराब होना, आपसी संबंधों का तनाव में आना माना है, क्योंकि केंद्र की जो शक्ति है उसमें मुख्य अधिकारी थे वो जो है केंद्र के या राजधानी के मुख्य अधिकारी होते थे जो उच्च कुलीन होते थे, और क्षेत्रीय जो क्षेत्र होते थे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमने बात की सूबों में बटा हुआ था उस समय पे, तो उन सूबों में अलग अलग जो सूबेदार थे, फौजदार थे या जो मनसबदार थे, ये अधिकारी होते थे। तो इस प्रकार से उनके जो आपसी संबंधों के जो धीरे धीरे भेद थे वो बढ़ते गए, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। केंद्रीय और जो है क्षेत्रीय संबंधों में तनाव के कारण प्रोफेसर आलम का मानना है कि 18वीं सदी में मुगल व्यवस्था जमींदारों, जागीरदारों, मदद-ए-मास प्राप्त करने वाले स्थानीय प्रभावशालियों के नियंत्रण में न रह सकी, क्योंकि मदद-ए-मास भी एक तरह की भूमि थी, जागीर भी जो है एक तरह की भूमि थी। तो ये जो जागीरें थी ये इनाम में दी गई भूमि थी या फिर धर्म कार्य के लिए दी गई भूमि थी या फिर कोई जागीर थी किसी जागीरदार को जो उसके अच्छी जो प्रदर्शन के कारण दी गई थी। तो इन विभिन्न कार्यों के कारण उनके सम्मान के लिए या उनके धार्मिक कार्यों के लिए जैसे कि अनुदान दिए जाते थे। तो ये विभिन्न समय समय पर विभिन्न कार्यों के लिए दी गई भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उनके लिए व्यवस्था भी अलग अलग ही थी। तो उस व्यवस्था में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, क्योंकि केंद्र में जो अधिकारी थे वो केंद्रीय शक्तियों को ही केंद्रीय लोगों के ही हित को देख करके जो है काम करते थे और उनको क्षेत्रों से कोई मतलब नहीं था, उन अधिकारियों से कोई मतलब नहीं था, और क्षेत्रीय अधिकारी भी अपने आप को केंद्र से अलग मानने लग गए थे। तो ये सब हुआ क्यों था? इस सब का कारण भी शासक या मुख्य
प्रभावशाली वर्ग रहा है। प्रोफेसर चेतन सिंह बताते हैं कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें वाणिज्यवादी व्यवस्था का भी मुख्य योगदान रहा है, यानी कि व्यापार जो होता था उन समय में व्यापारियों को भी बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां उठानी पड़ी थी उत्पादन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर बेचने में, और उस लाभांश के चक्कर में जब उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयां उठानी पड़ी तो केंद्र के क्षेत्रों के संबंधों में जो है तनाव आया, जिसके कारण से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो ये भी जो है मुख्य कारण रहा मुगल साम्राज्य के पतन का। उसके बाद हम बात करते हैं स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति। स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति। तो विभिन्न इतिहासकार इस बात को भी मद्देनजर रख के दर्शाते हैं, जैसे मुगल शासन केंद्रीकृत शासन था जिसमें सारी शक्तियां सम्राट के हाथों में थी, और सारी शक्तियां सम्राट के हाथों में होने का मतलब ये है कि सम्राट की इच्छा अनुसार ही शासन चलता था। स्वेच्छाचारी थे शासक, जो मुगल सम्राट थे वो स्वेच्छाचारी थे, अपनी इच्छा से शासन चलाते थे। अपनी इच्छा से शासन चलाने के कारण हुआ होता ये है कि जो भी शासक के सम्राट के मुंह से निकल गया वही जनता के लिए नियम बन गया, कायदा बन गया, कानून बन गया। तो इस प्रकार से स्वेच्छाचारी होने के कारण जो उनका निरंकुश होना भी देखा जा सकता है। तो शासन व्यवस्था में शासकों का निरंकुश होना और स्वेच्छाचारी होना, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था का होना इनके पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रजा के हित को ध्यान में रख करके नहीं, अपितु अपने राजकोष में वृद्धि के लिए, राजस्व में वृद्धि के लिए ही लिए जाते थे। तो जब तक वो जनता के आमने सामने जा करके उनसे उनकी समस्याएं नहीं जानेंगे, उनसे रूबरू नहीं होंगे, तब तक कैसे वो जान पाएंगे कि प्रजा को क्या चाहिए और प्रजा की खुशी किसमें है। और जब तक वो प्रजा की खुशी, उनके हितों को ध्यान में रख करके कोई फैसले नहीं लेंगे और उस फैसले को अपनी इच्छाओं का ही रूप नहीं देंगे, तब तक वो प्रजा के हित के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये मुख्य कारण रहा था मुगल सम्राटों का स्वेच्छाचारी होना, उनका निरंकुश होना मुख्य रूप से उनके पतन के लिए जिम्मेदार रहा है, क्योंकि कभी भी उन्होंने इसके लिए जो है लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की और लोगों से मिलकर के ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनको क्या चाहिए, क्या सुविधाएं, क्या उनको हित चाहिए। यदि ऐसा हुआ होता, और ऐसा होने के लिए एक और कारण हम मानते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जो साम्राज्य था औरंगजेब के समय तक तो वो बहुत ज्यादा फैल गया था, तो इतने लंबे चौड़े साम्राज्य में शासकों का जनता के साथ जो है प्रत्यक्ष रूबरू होना संभव ही नहीं था। लेकिन वो कुछ हद तक वो ऐसा अपना जो है कर सकते थे, उनके लिए समय समय पर जो है वो उनसे रूबरू हो सकते थे, उनकी समस्याओं को समझ करके जो है उनको आगे निर्णय लेना चाहिए था, और वो जो है उन्होंने निर्णय नहीं लिया, जिसके कारण से ये मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा कि शासक जो थे स्वेच्छाचारी थे, निरंकुश थे, और ये उनकी स्वेच्छाचारिता, अपनी इच्छा से शासन करना, अपने ही नियम कायदे कानून बनाना और जनता पर थोप देना, और उनका निरंकुश होना मुख्य रूप से मुगल वंश का, मुगल शासकों के पतन का कारण बनी थी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने ये जो बात की है मुगल साम्राज्य के पतन की, इसमें हमने 4 पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे जागीरदारी कारण। जागीरदारी कारणों में हमने इसकी डिटेल्स की बात की है कि जागीरें क्या होती थी, किनको दी जाती थी। उसके बाद बात की है हमने कृषि व्यवस्था में आए हुए समय समय पर जो संकट आए थे उसकी। उसके बाद बात की है हमने केंद्रीय और क्षेत्रीय संबंधों में तनाव की। फिर हमने बात की है स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति की। तो आज जो हमने बात की है कि मुगल साम्राज्य के पतन के
लिए जो जिम्मेदार कारण थे उनमें विभिन्न इतिहासकारों के जो भेद हैं और उन भेदों के चलते वो अलग अलग कारण जो बता रहे हैं, तो हम उन सबका निचोड़ करके जो है विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिए गए कारणों को जो है क्रमबद्ध करके जान लेते हैं और उस क्रम में हम ये जान पाएंगे कि ये विभिन्न कारण रहे मुगल साम्राज्य के पतन के। तो आज जो हमने पढ़ा इसको आप एक बार पढ़ेंगे और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।